हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स, जिसके अंदर हम काइनेमेटिक्स को और वेक्टर को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। काइनेमेटिक्स मतलब चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़िया लेवल पे किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, सारे वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगे। उसमें मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को भी कवर किया है, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ये समझिए। और दूसरा वेक्टर, वेक्टर मतलब चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, उसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ऊपर उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आई बटन पे, वहां से क्लिक करके आप सारे वीडियोज वेक्टर के और काइनेमेटिक्स के आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। ये पूरा चैप्टर आपका फोर्स पे बेस रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, यहाँ पे ज़्यादातर आप फोर्स की बात करोगे शुरू से लेकर के एंड तक, ठीक है। और वही फोर्स है जो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो, बस थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल। 9th क्लास में आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, सेकंड लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ पढ़ा होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले जो जो जरूरी कंसेप्ट है उन सबको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो इसके बाद आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए कोई और वीडियो नहीं चाहिए। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट इसको समझेंगे। आपने क्लास 9th के अंदर जो न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ये न्यूटन वही वाले हैं जो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर में गिरा और उसके बाद ग्रेविटी ने जन्म लिया, वही वाले न्यूटन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, अभी तक आपने जो काइनेमेटिक्स पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ लिया था? उसमें आपने पढ़ा था, अभी तक आपने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ लिया है, जिसको आप बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ये पढ़ चुके हैं आप, रेस्ट और मोशन, कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और फर्स्ट लॉ तो कहता ही है ना। स्टेटमेंट पे भी आएंगे, रेस्ट एंड मोशन। वैसे तो 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं, सर हम जानते हैं, आप क्या बताओगे हमें, है ना। चलो ठीक है। तो काइनेमेटिक्स, तो रेस्ट और मोशन के बारे में जब आपने पढ़ा था तो वो चीज़ क्या थी? काइनेमेटिक्स। अब हम इसका पढ़ेंगे कारण, कारण, ठीक है, मतलब कोज, यानी कोज तो हो गया कारण, और साथ में एंड इफेक्ट्स, इफेक्ट्स। ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। इस वीडियो के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये मानिए। तो कोज एंड इफेक्ट्स, और इस टर्म को कहा जाता है डायनामिक्स। डायनामिक्स, इसको कहते हैं डायनामिक्स। जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में था तो उसकी स्टडी को आप बोल रहे थे काइनेमेटिक्स। जब उसके कारणों की हम बात करेंगे कि भाई वो रेस्ट में क्यों था, अगर रेस्ट में था, और अगर वो मोशन में था तो क्यों था, तो इसके रीजंस के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो मतलब कोज एंड इफेक्ट्स, ठीक है, और साथ में इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या हुआ, वो सब चीजें आएंगी डायनामिक्स के अंदर। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि रेस्ट में है, रेस्ट में है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, अभी किस में है? रेस्ट में है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो क्या करने लगे? मोशन करने लगे, v वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से ये हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करने लगे। तो हम क्या करवाएं इसके साथ ऐसा कि भाई ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में चला जाए? मोशन में चला जाए। तो आप क्या करो, बस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर दो फोर्स। आप क्या अप्लाई कर दो? फोर्स। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में चला जाएगा? मोशन में चला जाएगा, ठीक है। तो आ गए हम उसी बात पे। भाई स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? फोर्स की बात करेंगे, और वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। रेस्ट से ऑब्जेक्ट मोशन में गया, रेस्ट से ऑब्जेक्ट मोशन में गया, इसके पीछे कौन है? फोर्स ही तो है। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट वापस से रेस्ट में आ जाए, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और मैं क्या चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्ट वापस से किस में आए? रेस्ट में, तब भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तब भी मुझे लगाना पड़ेगा फोर्स। डेफिनेट सी बात है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जाना है तब भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाना है तब भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ें?
फोर्स के बारे में पढ़े। फोर्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे जब बात आई है तो फिर बात दूर तक जाएगी, है ना। तो फोर्स की यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, सिंपली 9th में पढ़ के आए हो ना, बोलो फटाफट, न्यूटन। क्या, न्यूटन। वो जो भाई साहब थे जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जिनके सर पे एप्पल गिरा, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट दे दी गई। और इसका सिंबल होता है एन, हम सभी ये बात तो जानते हैं, ठीक है। और ये यूनिट किस में है, एसआई। ये यूनिट कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये एसआई यूनिट है, ठीक है। अब ये मेरे को बताने की ज़रूरत ना पड़े एसआई क्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ठीक है। तो सीजीएस के अंदर, सीजीएस के अंदर भी इसकी एक यूनिट होती है जो होती है डाइन, बिल्कुल डाइन, है ना, चुड़ैल, है ना। वो खैर देखो, सीजीएस के अंदर भी इसकी यूनिट है, वो क्या है, डाइन है। और यूनिट किसमें, एसआई के अंदर जो इसकी यूनिट है वो कैसी है, न्यूटन है, ठीक। फोर्स को डिनोट किससे करते हैं, एफ से करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डेफिनेट सी बात है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन, एक्सलेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में, मल्टीपल किसका किया था हमने, मास एक स्केलर है, जबकि वेक्टर एक मतलब जो एक्सलेशन है वो एक वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आता है, तो इसलिए फोर्स भी क्या है, फोर्स भी वेक्टर है, ठीक है। फोर्स भी क्या है, फोर्स ऑल्सो इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला। अभी के लिए सिंपल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। वैसे फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। कोई बैलेंस्ड फोर्स होगा, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कोई न्यूक्लियर फोर्स होगा, कोई वीक फोर्स, अरे यार बहुत, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के भी अलग अलग टाइप्स हैं, टेंशन है, नॉर्मल है, स्प्रिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में बात करेंगे। अभी तो बस ये समझो कि फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो छोटी छोटी सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई, रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या, रेस्ट और मोशन के बारे में जो आपने पढ़ा अभी तक काइनेमैटिक्स में, वो काइनेमैटिक्स था। अब आपको इसके पीछे का कारण जानना है कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है तो क्यों है, ठीक है, और मोशन में है तो क्यों है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, वो आपको जानना है। ये किस में आप पढ़ेंगे, डायनामिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो डायनामिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, अब रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं कि मोशन में चला जाए तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं मोशन से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, न्यूटन सेकंड लॉ तो है ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, वो तो है ही ना, बिल्कुल आपका फोर्स पढ़ना ही है। आज तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अच्छा, अब यहां से आपको फोर्स की यूनिट आपको पता है, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। अच्छा, और फोर्स है वो कैसी तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला एम में, मास स्केलर है, एक्सलेशन वेक्टर है, स्केलर वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वेक्टर आता है। स्क्रीनशॉट लो। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज। बहुत सारे टाइप के फोर्सेज हैं, ठीक है। कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोई न्यूक्लियर फोर्स है, कोई आपके वीक फोर्सेज हैं। लेकिन हमें जिसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करनी है वो एक तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे। तो देखो यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ 1, जो कैसे फोर्स होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और दूसरा यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो होंगे जब बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे और फिर फोर्स लगाएंगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से होंगे, जब बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में बिना आए फोर्स लगाएंगी, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं, सबसे पहला एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपको 11th में पढ़ना है, पूरा चैप्टर है इस पे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा और चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये सब नाम आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब कौन से टाइप के फोर्स हैं, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है
तो क्या कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे पकड़ के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है? बताओ, आप खुद सोचो। नहीं यार। मैग्नेटिक फोर्स जब लगता है तो क्या मैग्नेट ऐसे पकड़ के खींचती है? थोड़ा सा दूर लेके आओ तभी उसको खींच लेगी बिना कांटेक्ट में लाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अगर दोनों सेम चार्जेज हैं रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ये कौन से टाइप का फोर्सेज है? कौन से टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करोगे, इसके अंदर लिखते हैं, देखो, टेंशन फोर्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फोर्स है आपका इस चैप्टर के अंदर। टेंशन फोर्स जहां भी देखोगे एक पुली मिल जाएगी, एक रस्सी लटका देगा बांध के, एक स्ट्रिंग लगा देगा, और है ना, या फिर बोलेगा कि वायर से कुछ बांध के लटकाया हुआ है, कुछ पेंडुलम है या कुछ और है, इस तरह की चीजें। एक मास इधर लटका देगा 3 किलो पुली के ऊपर से, दूसरा मास 5 kg इधर लटका देगा, बोलेगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो सारी चीजें है ना, तो वो सब टेंशन के अंदर। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट कहीं पे अगर रखा हुआ है, जैसे ये मार्कर इस हाथ पे रखा हुआ है, ये सरफेस है एक, है ना, तो ये हाथ इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको एन से डिनोट करते हो। स्प्रिंग फोर्स इसको एस पी से डिनोट कर देते हैं। और एक होता है आपका फ्रिक्शन, ये तो आपने 8th में ही सुन लिया था, फ्रिक्शन तो सुना होगा ना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अरे सुना था कि नहीं सुना? सुना होगा। देखो, टेंशन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, ये मार्कर बड़ा टेढ़ा चलता है देखो, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स, और दूसरा लास्ट है फ्रिक्शन। ये सारे कैसे फोर्सेज हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। ये सारे कैसे फोर्सेज हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आपको जरूर से किस में पढ़ना है? 11th क्लास में। मैंने कहा थोड़ी देर पहले पूरा चैप्टर है इस पे। ये फोर्सेज आपको अभी के लिए नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में। कब पढ़ोगे? 12th क्लास में। ये आप 12th में पढ़ोगे, इनको भी जरूर हम पढ़ाएंगे। अच्छा, बात ये आती है, क्या और कोई फोर्सेज नहीं हो सकते? और हो सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, ये बात हमें पता है। वो इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर पा रहा है? ऐसा क्या है उस इलेक्ट्रॉन के पास कि वो रोटेट कर रहा है? तो वहाँ पे एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगता है, तो वो एक फोर्स है जो उसको बांध के रखता है ना। अच्छा, या फिर कुछ और भी बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं, कोई वीक फोर्सेज हो सकते हैं। तो लेकिन आपको जो काम आएंगे यहाँ पे, जो आपको पढ़ने हैं ज़्यादातर, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन, ज़्यादातर आप इसके अंदर आपका काम हो जाएगा। इस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे तो आपको पता ही है, पूरा चैप्टर है आपका। इसके अंदर भी हम थोड़ा यूज लेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई मास होगा, कोई भी एक मास होगा, जैसे ये हमारे पास मास है m, मास m, तो इसका वेट है वो कितना होगा? वेट इक्वल्स टू क्या होता है? वेट इक्वल्स टू होता है हमारे पास मास इनटू ग्रेविटेशन। ठीक है, वैसे डॉट प्रोडक्ट ही होता है ये, मास इनटू ग्रेविटेशन। ठीक है, ऐसा ही तो होगा भाई। इसका मास है वो क्या है? m, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है? यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में लग रही है ग्रेविटी, इसी की वजह से तो आया ये W इक्वल्स टू mg। तो वेट है वो क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है समझो इस बात को। अगर आपका वेट 60 kg है, 70 kg है, 80 के 12th में हो ना, 11th में हो, नहीं होगा इतना, वैसे कुछ का हो भी सकता है। देखो, जो वेट है ना आपका, वो एक्चुअल में क्या है? वो एक फोर्स है। वेट है वो एक्चुअल में क्या है? एक फोर्स है। ठीक है, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो खैर इस बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी स्क्रीनशॉट लो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फर्स्ट देखो ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास कोई भी एक m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स देखो तो क्या है? मास इनटू ग्रेविटेशन। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप 9th में पढ़ चुके हो। तो एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ काम कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ, तो mg हो गया। अच्छा, यही चीज इसका वेट है। यही क्या है इसका? वेट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके वेट के बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, अगर आपके पास कोई एक मास m1 है,
दूसरा कोई मास m2 है, अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हो आप? देखो फोर्स इक्वल्स टू आता है g, जो कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इसकी वैल्यू होती है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। F इक्वल्स टू क्या है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरी जगह कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, जैसे मून है और अर्थ है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जी की वैल्यू रखो, मास मून का मास रखो, अर्थ का मास रखो, अपॉन में उन दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर करके रख दो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहीं पर आपके पास अर्थ को डिजाइन कर देते हैं, जैसे ये है अर्थ, ओके, व्हाट इज दिस इज अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। इसके ऊपर कोई भी एक मास रखा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे इस पे कोई भी एक मास रखा है, जैसे यहाँ पे ये मास है, ठीक है, यहाँ पे एक मास हो सकता है, कोई भी एक मास हो सकता है, तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, कौन सी डायरेक्शन में? यहाँ पे नीचे की तरफ, कहाँ? सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इस मास के लिए तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा, तो अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पे देखिए ये जो इसका फोर्स है वो लग रहा होगा, इससे भी देखो अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ है वो सारी चीज़ों को कहाँ की तरफ खींचती है? अपने सेंटर की तरफ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स मैन कोर से जहाँ से जनरेट होता है वो अर्थ के कहाँ है? सेंटर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फोर्स क्या लग रहा होगा? मास इंटू ग्रेविटेशन। इसके लिए भी मास इंटू ग्रेविटेशन, जैसे इस मास के लिए लगा था, ठीक है। तो ये सिंपल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकेंड एक कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको किससे डिनोट करते हो आप? एन से डिनोट करते हो। आपके पास कोई भी एक सरफेस है, ये है हमारी ग्राउंड सरफेस, ठीक है। इस ग्राउंड सरफेस पे हमने ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास है m, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इसको g नेम दे देता हूँ, g, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक मास रख दिया m। तो बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे होंगे? यहाँ पे जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ की तरफ वर्क कर रहा है? भाई इस मास पे डाउनवर्ड्स तो एक फोर्स वर्क कर रहा ही है, मास इनटू ग्रेविटेशन। लेकिन जिस सरफेस पे रखा हुआ है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा होगा, परपेंडिकुलर, बिल्कुल। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे डाउनवर्ड से क्या लगा रहा है? ये लगा रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन। और ऐसे ही ठीक ऊपर की तरफ, अब देखो ये फोर्स तो क्या है? जो मास ने सरफेस पे लगाया। दो फोर्स हो गए, एक तो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लगा और एक नॉर्मल रिएक्शन, इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस पे फोर्स लगाया। अच्छा यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ भी ये जो सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही होगी, ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पे भी तो फोर्स लगा रही होगी। भाई आपने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रिएक्शन लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा, तो ये सरफेस भी तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे अगर इसने इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस पे एन फोर्स लगाया तो सरफेस भी ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगा रही है? एन फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल हमेशा लगता है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो एन हमेशा लगता है वो कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस काम करता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये रखा हुआ है उस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर इस प्लेन को हम इंक्लाइंड कर दें, भाई ये जो सरफेस है ना इसको कैसा कर दें? इंक्लाइंड कर दें। इंक्लाइंड सरफेस आपने देखी हुई है, ठीक है, थोड़ी देर पहले, ये मतलब पिछले वीडियो के अंदर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ के आए हो। देखो ये आपने रखी एक सरफेस, ठीक है, ये इंक्लाइंड है। अच्छा इसके ऊपर अगर आपने कोई भी मास रख दिया, ठीक है, ये हमने इस पे मास रखा, ये हमने रखा इस पे मास। अब ये फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? अगर आप देखो तो ये इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो मास है वो कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा। देखो मास है वो इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये सरफेस मास पे फोर्स लगा रही होगी। तो मास की वजह से जो एन लग रहा है वो तो कहाँ पे लग रहा है? जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कहाँ की तरफ लग रहा है? सरफेस की तरफ, परपेंडिकुलर। और जो सरफेस मास पे फोर्स लगा रही है वो कुछ ऐसे लगा रही होगी, इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये एन लग रहा है, समझ पा रहे होगे चीज़ों को। अगर इसी को आप सर्कुलर कर दो, ठीक है, जैसे कि आपके पास सर्कल हो एक कोई, ठीक, तो यहाँ से ये आपके पास एक सर्कल हो गया और यहाँ पे एक मास हमने ये रख दिया, दूसरा मास हमने ये रख दिया,
ये कोई भी हमारे दो मास हैं, तो ये भी बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। अच्छा, इसको देखो थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, ये हमारा मास हो गया है ना, दूसरा ये है, ये हमने रखा, ठीक। तो अब ये कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, इसका एन यहाँ इस सेंटर की तरफ लग रहा होगा, इसका एन कहाँ की तरफ लग रहा होगा, इस सेंटर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ इस पर भी एक एन वर्क कर रहा होगा, ठीक। ऐसे ही इसका भी एन कहाँ की तरफ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, और इस पर भी ऊपर एक एन, यानी नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्क कर रहा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन समझा रहा हूँ, पर आप इतना ध्यान रखो कि नॉर्मल कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू पॉइंट लगता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपने रखा हुआ उसके बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो। थर्ड है वो देखो टेंशन है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। भाई नॉर्मल भी कब लगेगा, जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगी। ग्रेविटेशन को कोई सरफेस कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी सरफेस पे रखा हो ग्रेविटेशन तो लग जाता है। नॉर्मल तभी लगेगा जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगी। ऐसे ही टेंशन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा देखो, ये कोई सरफेस है, ओके, यहां पे हमने क्या किया, एक बांधी रस्सी, ये हमने एक रस्सी बांधी, ठीक है, और इस रस्सी से हमने बांध दिया कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट। तो बताओ इस पे कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इसका वेट वर्क कर रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटेशन। भाई नीचे की तरफ ये तो लगेगा ना फोर्स, वेट के बराबर फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब इस मास की वजह से इस रस्सी पे भी एक टेंशन वर्क कर रहा होगा। टेंशन कब लगता है कि भाई जब किसी रस्सी से आप किसी वायर से किसी चीज़ को बांध के आप लटका रहे हो, खींच रहे हो, तब आपका कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। देखो ये टी है वो इसके कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ये लग रहा होगा ऊपर की तरफ। ये कैसे आया, अच्छा यहां से जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, ठीक। अब ये कैसे आया, इसके लिए एक अम्ब्रेला रूल है, मतलब जहां से आपको टेंशन फोर्स देखना हो आप उस जगह पे बैठ जाओ, ठीक है। उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आप छाता खोलो, अम्ब्रेला को ओपन करो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ओपन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स। आप एम पे बैठ गए, आप एम पे फोर्स देखना चाह रहे थे कि टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, तो आप एम पे बैठे और ऊपर की तरफ आपने जहां स्ट्रिंग आपकी रस्सी है, ये क्या है, दिस इज ए स्ट्रिंग, ये रस्सी है आपकी। इस रस्सी ने कहाँ की तरफ फोर्स लगाया, तो इसमें टेंशन कहाँ की तरफ लगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपने ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन किया, तो देखो ऊपर की तरफ टेंशन वर्क कर रहा है। अगर यहाँ आप देखोगे, अच्छा दोनों के लिए टी आया, इसमें T1 और T2 क्यों नहीं आया, भाई टेंशन सेम कैसे रह गया इसमें, टी और टी। बात यह है कि जब तक आपकी स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, जब तक आपकी रस्सी सेम रहेगी, जहां से बांधा, चाहे इसको रस्सी को आप पुली पे बांध दो, लेकिन अगर रस्सी सेम है तो उस टाइम आप यह मान के चलो स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन है वो भी सेम ही रहता है। अगर स्ट्रिंग बदल गई, स्ट्रिंग अगर चेंज हो गई तो टेंशन भी बदल जाता है। उसका भी एग्जाम्पल दूंगा, पर ये आप याद रख लेना अम्ब्रेला रूल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इधर हमारे पास कोई एक मास है m1, ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा एक मास है m2, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं। अब कोई इस डायरेक्शन के अंदर इसको फोर्स लगाने लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है और ये भी इसके साथ एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। समझना इस सिचुएशन को। तो अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं, भाई यहाँ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में m1 और g तो वर्क कर ही रहा होगा, m2 और g तो वर्क कर ही रहा है, उसकी तो बात बाद में कर लेंगे, लेकिन टेंशन फोर्स अगर m1 के लिए देखा जाए तो कहाँ की तरफ लग रहा है, तो आप m1 पे बैठो, अम्ब्रेला ओपन करो, अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन होगा, तो मतलब ये फोर्स। तो अगर यहाँ पे ये t है, अगर इस टेंशन को मैंने यहाँ पे टी लिया, तो अब m2 पे बैठो और इस डायरेक्शन में देखो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, भाई m2 पे बैठ के इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन करोगे तो यहाँ पे लग रहा होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब इसके लिए भी टी है। अगर m2 पे बैठ के आप यहाँ इस रस्सी के लिए देखो, इस स्ट्रिंग के लिए, बीच में ये रस्सी है और ये भी रस्सी है, तो इस स्ट्रिंग के लिए अगर देखोगे m2 को तो इस तरह से अम्ब्रेला ओपन होगा, तो मतलब यहाँ पे टेंशन फोर्स। अब देखो स्ट्रिंग चेंज हुई, अब ये टी नहीं होगा, अगर इसको हमने लिया T1 तो अब ये क्या होगा T2। तो अगर स्ट्रिंग चेंज हुई, अगर आपकी स्ट्रिंग चेंज हो जाए, अगर आपकी स्ट्रिंग चेंज हो जाती है तो टेंशन फोर्स भी चेंज हो जाता है। अगर आपकी स्ट्रिंग चेंज हो जाती है तो टेंशन जो है, टेंशन फोर्स है वो भी चेंज हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर सेम रस्सी है तब कोई दिक्कत नहीं, तब यहाँ पे आपका सेम टेंशन फोर्स वर्क करेगा जब तक जो स्ट्रिंग है वो सेम है। जैसे स्ट्रिंग बदली उसका मतलब समझ जाओ कि फिर देखो यहाँ m से एक रस्सी को बांधा गया था, तो बीच में m2 आया, तो आपने एक रस्सी को तोड़ के फिर m2 से बांधा होगा, फिर दूसरी रस्सी आगे m2 की दूसरे कॉर्नर पे बांधी होगी, या 3 मास जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे एक मास और जोड़ दिया जाए,
अगर यहाँ पे एक मास और जोड़ दें एक रस्सी से, जैसे यहाँ पे हो जाए हमारे पास M3, ठीक है। अब M3 के लिए अगर आप देखोगे तो देखो स्ट्रिंग चेंज हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका T3, और इसके लिए भी इधर क्या लगेगा, T3। सेम रस्सी पे टेंशन फोर्स सेम रहेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग आपकी बदली तो टेंशन फोर्स भी बदल जाता है। तो आई होप आप समझ गए उस बात को, स्क्रीनशॉट लो। ये एक एग्जांपल है, इसके लिए देखो आपको टेंशन फोर्स देखना है। यहाँ पे मैं देखूँ सबसे पहले तो टेंशन फोर्स देखो, अगर मैं यहाँ बैठ के अम्ब्रेला ओपन करूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो ऐसे टेंशन इधर लग रहा होगा। अगर यहाँ पे टेंशन मेरा T1 है, ऐसा मान ले कि अगर हमारा चलो इसका M1 है तो इधर T1 मानते हैं, इस पॉइंट पे T1 मानते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो क्या होगा, इस पे अगर बैठ के आप ओपन करो तो सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी क्या होगा, T1। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, देखो बाहर की तरफ, ठीक है, आउट ऑफ द पॉइंट, जहाँ पे आप बैठे हो उससे बाहर की तरफ हमेशा। तो देखो M1 से इधर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लगेगा अब इस बार, T2, ठीक है, यहाँ पे T2 लगेगा। अच्छा, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इधर सेम T2 वर्क कर रहा है, और यहाँ पे देखो इस साइड में अगर आप देखोगे तो T3 वर्क कर रहा है, और सेम यहाँ पे भी क्या वर्क कर रहा है, T3। तो जैसे जैसे देखो स्ट्रिंग चेंज हुई है, टेंशन फोर्स भी चेंज हुआ है, ठीक। और आपको ज़्यादातर केसेज में क्या बोलेगा कि स्ट्रिंग है वो आपकी कैसी है, मासलेस, ठीक है। आपको ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो कैसी है, मासलेस स्ट्रिंग। तो जब मासलेस स्ट्रिंग होगी, मासलेस स्ट्रिंग होगी, तो जो आपका टेंशन फोर्स है वो सेम बना रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसी के अंदर अगर देखा जाए तो इसका कोई मास नहीं है, अगर इस रस्सी का कोई मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो जो टेंशन फोर्स है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। और ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलता है, अबाउट टू 95% क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग रस्सी जिनसे बांधा गया होगा वो कैसी दी हुई होगी, मासलेस। ओके, तो सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड टाइप्स ऑफ फोर्सेज। इसको पोज करके आप ट्राई कर सकते हैं। देखो ये दो आपके पास अलग अलग डायग्राम है, और इनके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है, कहाँ लग रही है, किस डायरेक्शन में, ये आपको बताना है। देखो इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे एक इस सरफेस पे रखा हुआ है और आके फिर यहाँ से इस सरफेस पे जुड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ टेंशन फोर्स वर्क करेगा? टेंशन फोर्स तो कब वर्क करता है, कोई रोड हो आपके पास, कोई स्ट्रिंग हो आपके पास, तब वर्क करता है। तो यहाँ टेंशन फोर्स तो नहीं होगा। देखो इस ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटेशन, ये तो वर्क करेगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी कर रहा होगा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जब यहाँ पे एक सरफेस दूसरी सरफेस पे रखी हुई है तब कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताया आपको। अच्छा, तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, है ना, ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ लगा रहा होगा ना नॉर्मल, यहाँ पे एन लग रहा होगा। अच्छा, ये जो सरफेस है इस पे लगा रही होगी ऊपर की तरफ, तो अगर इसको n1 ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, n1। दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर सेम नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगी। भाई इसने इस पे n1 लगाया तो इसने भी इस पे n1 लगाया। अच्छा ठीक, यहाँ पे देखो ये वाला जो बीम है इस पे लगा रहा होगा क्या, यहाँ पे कौन सा लगा रहा होगा, n2। तो अगर ये इस पे n2 लगा रहा है तो ये वाला इस पे भी क्या लगा रहा होगा, यहाँ पे देखो इस पे भी क्या लग रहा होगा, इधर n2 लगा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक आकर के यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस सरफेस पे, तो अगर इस डायरेक्शन के अंदर ये अगर सरफेस इस ब्लॉक पे लगा रही है n3, नॉर्मल जो रिएक्शन है वो कितना लग रहा है, n3 लग रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ये भी सरफेस पे क्या लगा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर n3 लगा रहा होगा। इस बात को समझ पाए आप? देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वाला तो रूल लग नहीं सकता भाई, टेंशन फोर्स तो यहाँ पे लगेगा नहीं। एक तो क्या लगेगा, मास इनटू ग्रेविटेशन, इसका जो वेट है इसका भी वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, वो तो लगेगा ही, डेफिनेट सी बात है। लेकिन साथ में इसमें क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसने इस पे n1 लगाया, इसने इस पे n1, इसने इस पे n2 लगाया, इसने इस पे n2 लगाया, ये दोनों सेम मिलेंगे आपको। इसने इस पे n3 लगाया, इसने इस पे n3 लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे तो देखो स्ट्रिंग रस्सियाँ हैं, तो इस पे तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा। देखो टेंशन फोर्स लग रहा है तो टेंशन फोर्स इस पॉइंट पे देखो, सबसे पहले इस पॉइंट पे देखोगे कहाँ की तरफ, आपको अम्ब्रेला खोलना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये आपका पॉइंट है तो पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये आप मान लो T1 है तो यहाँ पे अगर बैठ के इस स्ट्रिंग पे देखोगे तो यहाँ पे भी T1 ही लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखो तो ये बाहर की तरफ, और अगर ये T2 है तो यहाँ पे भी T2 ही लग रहा होगा, इसकी वजह से इस पे, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। देखो इसकी स्ट्रिंग सेम है तो सेम है टेंशन फोर्स भी, यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन फोर्स भी सेम है। अच्छा, इस पे देखो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, T3, और यहाँ से इस डायरेक्शन में भी क्या लग रहा होगा, T3।
आई होप अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को कैसे देखेंगे, टेंशन फोर्स को कैसे देखेंगे। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्वेश्चंस में काम आएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब है देखो फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो FBD, आप इसको FBD भी बोल सकते हैं। FBD किसी भी एक सिस्टम का कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। कोई भी आपको एक क्वेश्चन दिया, उसमें एक सिस्टम दे दिया, उसका FBD कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहली चीज़ उसके अंदर जो आपको करनी होगी वो क्या होगी। सबसे पहली चीज़, कोई भी जो मास है या कोई भी एक बॉडी है, उसको आपको एज्यूम करना होगा। क्या एज्यूम करना होगा? आपको एज्यूम करना होगा एक पॉइंट की तरह से, पॉइंट मास की तरह से। ठीक है, मतलब कोई भी एक बॉडी है, उसको आपको एक मास है, कोई भी एक बॉडी है आपके पास दे दी गई किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी एक सिस्टम में, आपको एज्यूम क्या करना है? आपको एज्यूम करना है कि वो एक पॉइंट मास है। सबसे पहली चीज़ ये करनी है, बताऊंगा कैसे करते हैं। दूसरा, सेकंड चीज़ यहाँ से क्या होगी, देखो दूसरी चीज़ आपको करनी है, ऑल फोर्सेज एक्टिंग we have to find जितने भी फोर्सेज उस पर वर्क कर रहे हैं उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई बॉडी है, हो सकता है उस पर एक फोर्स वर्क कर रहा हो, कोई हो सकता है उस पर दो फोर्स वर्क कर रहे हो। जितने भी फोर्सेज, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, जितने भी फोर्सेज उस बॉडी पे वर्क कर रहे होंगे वो सारे के सारे आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो बॉडी किस पे क्या फोर्स लगा रही है ये फाइंड नहीं करना, उस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं ये फाइंड करना है। समझ रहे हैं आप? वो बॉडी किसी पे कितने भी फोर्स लगा रही हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑल फोर्सेज एक्टिंग वी हैव टू फाइंड on that object। ओके, on that object, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद थर्ड यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आता है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट हमें ज़रूर लेना पड़ेगा कि भाई आप जैसे किसी न किसी पॉइंट को तो रेफरेंस लेकर के मानोगे ना कि यहाँ से कितने फोर्सेस पे लग रहे हैं। ठीक है, वो अभी आपको समझ आएगा। देखो रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है। ठीक है, और अगर जितना हो सके उतना आपको जो रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड को मान के चलना है। ओके, सिंपल, अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होके देख रहा हूँ या फिर आप उस ऑब्जेक्ट पे जाके खड़े हो जाओ तो दोनों हम रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो गए। तो मुझे लग रहा होगा कि उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, आप ग्राउंड पे हो तो आपको लग रहा है कि 3 फोर्स लग रहे हैं। तो आपको रेफरेंस पॉइंट हमेशा ऐसा लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स आपको नजर आए, ऐसा ना हो कि कोई फोर्स ही रह जाए, आप ऐसा रेफरेंस पॉइंट ले लो। लेकिन लगभग जितना कोशिश होती है हमारी, हम कैसा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जो एग्जिस्ट करता है कहाँ, ग्राउंड के ऊपर। ये बातें हैं आपके पास, इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो। आप सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये आपके पास एक सरफेस है, इस पे कोई m मास है वो रखा हुआ है, इस पे कोई m मास रखा हुआ है। बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। ग्राउंड से देखते हैं। एक तो नीचे की तरफ mg, ये फोर्स वर्क कर रहा होगा। एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, भाई n वर्क कर रहा होगा ना। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो भी इस मास पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, डेफिनेट सी बात है। एक तो ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है इसके वेट के बराबर। इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे हैं वो सिर्फ देखने हैं हमें। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड से ऑब्जेक्ट भी लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मास या बॉडी है उसको एज्यूम करो एक पॉइंट मास की तरह से। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा हुआ पॉइंट मास। ठीक है, जो m है उसको हमने एक पॉइंट मास मान लिया। उसके बाद देखो हम क्या करें, ऑल फोर्सेज एक्टिंग वी हैव टू फाइंड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हमने देख लिया इस पे ये 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं। आप बोलोगे सर n, ये फोर्स तो इस पे वर्क ही नहीं कर रहा ना, ये फोर्स तो वो है जो मास सरफेस पे लगा रहा है। हमें तो वो देखना है जो इस मास पे कितने लग रहे हैं। भाई ये जो सरफेस है ना ये मास पे लगा रही है n, बस हमें वो चाहिए। ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है mg। तो देखो ये पॉइंट हमने ले लिया। अब देखो सारे फोर्सेस, केवल 2 ही फोर्सेस ऐसे हैं जो इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं इस टाइम।
तो हमने ये लिया हमारा mg, और एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, n, नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए, ये दो फोर्स इस पे वर्क कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट, ये देखो एक यहाँ से हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया ना, इस ग्राउंड को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया इस पोजीशन पे। तो देख लिया हमने, देखो ये इसका क्या बन गया। अब देखो हमने क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमने इसका FBD बना दिया, ये हमने बनाया इसका FBD। तो ऐसे ही कोई भी सिस्टम आपको देगा और उसका आपको FBD तैयार करना होगा। समझ गए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए ये आपको बताई जा रही हैं। देखो ये आपको क्वेश्चन दिया था और इसका आपने ये बनाया FBD, एक पॉइंट मान लिया आपने, इस मास को एक पॉइंट माना, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, वो आपने शो कर दिया। नीचे की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी, वो mg था इसके वेट के बराबर, वो आपने शो कर दिया। ये सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट भी एक फोर्स लगा रहा था n, उसको आपने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो फोर्स आपको नहीं चाहिए। आपको केवल वो फोर्स चाहिए इस ऑब्जेक्ट पे जो सारे लोग लगाने लग रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगा रहा है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। ये देखो एक सिंपल सा डायग्राम है, इसमें आपको FBD बनाना है। अब इसका देखो, मैं मास को क्या मान लो, मास को मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये हमने मान लिया हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो इस मास पे यहाँ से ये स्ट्रिंग एक फोर्स लगा रही है, तो कहाँ की तरफ लगा रही है, बाहर की तरफ। अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा, टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ, है ना। और एक इस मास पे क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा होगा। तो यहाँ पे इसके वेट के बराबर फोर्स है, वो तो डेफिनेटली लग ही रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, एक फोर्स यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग भी इस पे लगा रही है। अगर ये फोर्स T1 है तो ये फोर्स क्या है, T2 है। हमें और फोर्स से मतलब ही नहीं है कि वापस से ये इस मास पे कितना फोर्स लगा रहा है, यानी मास इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, उन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है किससे, इस मास पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए आप ड्रा कर दो, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है क्या, T1। एक फोर्स यहाँ पे साइड की तरफ है, ये है आपका T2। और एक फोर्स नीचे की तरफ है जो क्या है, वेट के बराबर मास इंटू ग्रेविटेशन। ये बन गया इसका FBD। समझ गए, ऐसे आपको FBD बनाना है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। इसके लिए देखो आपको FBD बनाना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके लिए आपको बनाना है FBD। अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ एक मास है m1, एक मास है m2 और एक ये हमारी पुली है। तीनों पे हमें, तीनों के लिए FBD तैयार करना पड़ेगा। तो अगर m1 के ऊपर देखूँ तो एक मास, एक तो ये लग रहा होगा m1 इंटू जी, ठीक है। और एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, उसको अगर मैं T1 मान लेता हूँ, ठीक है। समझ पा रहे हो। अच्छा, T1 मानने की जरूरत नहीं, केवल T मानने की जरूरत है, क्योंकि रस्सी एक ही है। आप देख सकते हो ब्लू कलर से आपको रस्सी दिख रही है ना, रस्सी चेंज नहीं हुई, स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी तो टेंशन फोर्स भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, पुली के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा हो पुली के लिए, ये T1 है। इस टाइम देखो स्ट्रिंग चेंज हो गई, ये जो हमारी रस्सी है तो एक है, लेकिन वो ऊपर वाली रस्सी ब्लैक कलर की है, अलग है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कलर नहीं देगा, यहाँ तो मैंने कलर से इंडिकेट कर दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ऊपर वाली स्ट्रिंग अलग है, रस्सी अलग है, तो इसलिए टेंशन फोर्स वहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है T1, ठीक है, इसके लिए T है। अच्छा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग फोर्स क्या लगेगा, ये लगेगा T, सेम। इस m2 के लिए भी नीचे की तरफ मास इंटू ग्रेविटेशन, वेट के बराबर फोर्स लगेगा, तो m2g, ये भी लगेगा। तो यहाँ जो जो फोर्स इन पे लग रहे थे वो हमने देख लिए, ठीक है। अब हम तीनों के लिए जो FBD उसको ड्रा करते हैं। तो पहला मैं ड्रा कर रहा हूँ किसके लिए, m1 के लिए। m1 के लिए FBD ड्रा कर रहे हैं। देखो m1 पे दो फोर्स कर रहे हैं, तो m1 को क्या मानो, एक पॉइंट मानो। सबसे पहला प्रोसेस तो यही है, m1 को एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है। और उस पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कर रहा है m1g, तो ये हमने लिखा m1g, ठीक है, m1g है, m1 और g। और एक अपवर्ड्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, T, ठीक है। ये दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। दूसरा हम लिख रहे हैं किसके लिए, पुली के लिए। देखो पुली का FBD डायग्राम कैसे बनाएंगे, पुली के ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है, केवल टेंशन फोर्स, और दो फोर्स यहाँ भी वर्क कर रहे हैं। भाई पुली के ऊपर भी तो नीचे की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, तो ये तो T होगा सेम। यहाँ से भी नीचे की तरफ क्या होगा, T होगा। पुली के ऊपर देख रहे हो ना, तो नीचे एक रस्सी इधर से जा रही है, सेम रस्सी इधर से जा रही है, और ऊपर की तरफ है ना, तीन तरफ से फोर्स लग रहे हैं। तो ये पुली के लिए भी हम क्या करेंगे, पुली को एक पॉइंट मान लेंगे। ये हमने माना पुली को एक पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो गया। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T1, ये हमारा ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T1। अच्छा, इस डायरेक्शन में देखो साइड में,
तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ लग रहा है टी, और यहाँ से नीचे की तरफ क्या लग रहा है, टी। समझ गए? इसको हमने एक पॉइंट माना, ऊपर की तरफ T1 लग रहा है, नीचे की तरफ टी, और यहाँ पे दूसरी तरफ भी टी। ऐसे M2 के लिए कर लोगे भाई। M2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ टी और नीचे की तरफ M2 जी। जैसे अगर यहाँ पे एक पॉइंट और बना देता हूँ तीसरा, यहाँ पे ये हो गया हमारा M2। तो M2 के ऊपर की तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा है, टेंशन फोर्स T, और नीचे की तरफ भी एक फोर्स वर्क कर रहा है M2G। तो ये हमने लिखा M2G। ये M1 के लिए FBD है, कहाँ है, ये रहा। M2 के लिए, ये P के लिए FBD है, पुली के लिए, और ये तीसरा M2 के लिए FBD है। इस तरह से आपको FBD डिजाइन करने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फाइनली आता है देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आप लोग 9th में पढ़ के आ चुके हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, या अगर रेस्ट में है और मोशन में है, तो वो तब तक रेस्ट और मोशन में बना रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, अगर उस पर नेट फोर्स 0 हो। समझे इस बात को? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब ये बताओ एफ नेट कैसे निकालते हैं। देखो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, मान लो उस पर n फोर्स वर्क कर रहे हैं, प्लस F वेक्टर n, और ये सब इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। ये है हमारी इंपॉर्टेंट बात भाई। जितने भी फोर्सेज हैं उन सब को मिला के जो नेट फोर्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी ये पॉसिबल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहा जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको आप क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि अगर एफ नेट नेट फोर्स है वो क्या हो, 0 हो। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर जब देखो कोई फोर्स ही अगर नहीं लग रहा तो एक्सलेशन भी क्या होगा, अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो एक्सलेशन भी 0 आएगा, डेफिनेट सी बात है। तो इसका मतलब जो एक्सलेशन है, एक्सलेशन जो नेट एक्सलेशन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। अगर नेट एक्सलेशन 0 हुआ तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी भी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। कोई भी फोर्स एक्सटर्नल वर्क नहीं करना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए। और मोशन में अगर है तो वो मोशन में बना रहेगा तब तक जब तक कि कोई बाहरी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स आके वर्क ना कर दे। एफ नेट की वैल्यू जब तक 0 बनी रहेगी, यही सिचुएशन होगी। इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाएगा। इस सिचुएशन में नेट एक्सलेशन है वो 0 होगा और वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, नीट 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द मासेज मूव अपवर्ड्स, मास है वो मूव हो रहे हैं ऊपर की तरफ एट कांस्टेंट स्पीड v। ये आपको कांस्टेंट स्पीड दे रखी है v। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। इसके ऊपर नेट फोर्स पूछ रहा है आपसे। इसके ऊपर ये बताओ कि एफ नेट कितना है, ये आपसे पूछने लग रहा है 2m के ऊपर। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है। इसने खुद बोला, इसने क्या बोला कि स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है, और क्या है, v है। अब ये खुद ही तो कह रहा है, हमने थोड़ी कहा। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो यार ये सिचुएशन तो तभी पॉसिबल है जब आपका एफ नेट 0 हो। इसके अलावा तो ये सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। नीट का क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। यहाँ पे ये v, तो यहाँ पे भी v, सबकी वेलोसिटी सेम है ना, सबकी वेलोसिटी सेम है। इसकी भी है तो इसकी भी है, इसकी भी है, सबकी सेम है। कांस्टेंट स्पीड है। जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो एफ नेट भी क्या होगा, 0 होगा 2m के ऊपर। सो आवर करेक्ट आंसर इज 0।
दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। इसमें तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अब आगे जो क्वेश्चन दूंगा उसमें फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, उस पर क्वेश्चन लेंगे। स्क्रीनशॉट लो। फाइंड टेंशन फोर्स इन बोथ स्ट्रिंग्स, फाइंड टेंशन फोर्स एंड दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और ये सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0। ठीक है, अच्छा ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखो 5 kg की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? 5 kg की बात करेंगे, जो मास है ना 5 kg उसकी बात करेंगे। अच्छा इसका FBD ड्रा कर लें भाई, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लें इसका। देखो सबसे पहले इस पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो एक तो फोर्स यहाँ पे T, अगर इसको टेंशन को T मान लें। अच्छा एक यहाँ पे डाउनवर्ड्स, यहाँ पे इसको देखो स्ट्रिंग चेंज हुई तो इसको T1 लेना पड़ेगा हमें, डेफिनेट सी बात है। और एक इसकी तरफ जो डाउनवर्ड्स जो मास है, मतलब जो इसका वेट है, उसके लिए तो फोर्स वर्क कर ही रहा होगा ग्रेविटी वाला। तो इसको हम मानेंगे एक पॉइंट, भाई रास्ता तो यही है ना हमारा, तो ये हमने एक पॉइंट माना। ये हमारा पॉइंट है वो क्या है? 5 kg मास है, ये हमारा मास है ना, इसको ऐसे मास से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है T। ठीक है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा? मास इंटू ग्रेविटेशन, मास इंटू ग्रेविटेशन। और मास कितना है? 5 kg, तो 5 इंटू ग्रेविटेशन की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ तो यही तो फोर्स वर्क कर रहा होगा नीचे की तरफ। तो इसको आपको 5G से इंटीग्रेट करके शो कर देता हूँ 5G। ये फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है। आपको टेंशन फोर्स निकालना है इसके लिए। तो यार सीधी सीधी बात है कि नेट फोर्स अगर 0 है, अगर नेट फोर्स 0, देखो ये उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो T किसके बराबर होगा? T किसके बराबर होगा? 5G के। भाई अगर इस मास के लिए नेट फोर्स 0 है तो दोनों फोर्स बैलेंस हैं, ये बात तो क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर नेट फोर्स इस सिस्टम में 0 है तो इस पे भी नेट फोर्स 0 है, इस पे भी नेट फोर्स 0 है, सभी पे नेट फोर्स 0 है। अच्छा देखो G की वैल्यू कितनी है ग्रेविटेशन की? 10। तो जो टेंशन फोर्स है वो यहां से निकल के कितना आ गया? 50 न्यूटन। दिस इज आंसर। अब देखो हम दूसरे मास की बात करेंगे, 10 kg की, दूसरे की बात करते हैं और उसका भी FBD है वो ड्रा करेंगे। तो 10 kg मास की बात कर लेते हैं। देखो एक तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स वर्क कर रहा होगा T1, डेफिनेट सी बात है, कर रहा है ना। एक फोर्स डाउनवर्ड्स जो मास इंटू ग्रेविटेशन यानी 10G, ये तो वर्क कर ही रहा ही होगा ना, सीधी सीधी बात है भाई। इस पे नीचे की तरफ ये वेट के बराबर फोर्स तो नीचे लग ही रहा होगा और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T1। तो बेसिकली T1 और 10, FBD डायग्राम ड्रा करते हैं इसके लिए। FBD डायग्राम ड्रा करते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये हमारा फोर्स, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा मास है, तो ऊपर की तरफ क्या वर्क कर रहा है? T1। और नीचे की तरफ क्या वर्क कर रहा है? 10G। ये वर्क कर रहा है, डेफिनेट सी बात है। तो T1 बराबर है 10G के। भाई T1 है वो किसके बराबर है? 10G के, और G की वैल्यू 10 है, तो T1 की वैल्यू क्या होगी? 100 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक मिस्टेक करी और वो जानबूझ के करी। क्यों? क्योंकि ताकि आपको पता चले कि आखिर हम मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक पकड़ के बताओ, नीचे कमेंट कर देना। देखो T1 इक्वल्स टू 100 न्यूटन है, बिल्कुल ठीक है। इस पे तो दो फोर्स लग रहे थे, एक T1 और एक G, मतलब जो वेट के बराबर फोर्स था। लेकिन इस पे क्या ये दो ही फोर्स लग रहे थे? ध्यान से देखो, एक तो ऊपर की तरफ T लग रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ T1 लग रहा था, ये भी ठीक है, नीचे की तरफ T1 भी लग रहा था और वेट के बराबर फोर्स भी नीचे लग रहा था। तो मतलब मैंने यहां से एक फोर्स छोड़ दिया, इस पे T1 फोर्स और लग रहा था। समझना बात को। तो इसका मतलब जो T बराबर है किसके? इसके और इसके, दोनों को ऐड कर दूं तो ये इसके बराबर आएगा, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? देखो अब इस सिचुएशन के लिए ये आंसर नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? तो हमारा जो T है वो बराबर होगा, ठीक है, दूसरे पेन का यूज करता हूं। तो जो हमारा T है वो किसके बराबर होगा? T है वो बराबर होगा एक तो 5G के और प्लस T1 के। ये बात समझ में आ रही है आपको? भाई अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नेट फोर्स इस पे 0 है, तो उधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के बराबर होगा, और इधर दो फोर्स लग रहे हैं तो इन दोनों के बराबर ऊपर वाला फोर्स है। तो यहाँ पे 5 × 10
और प्लस T1, T1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 100, आ गई है ना, देखो ये आई है अभी। तो ये 150 कितना होगा, देखो इसको 100 को भी नीचे लिखो, ये हो जाएगा आपके पास 150 न्यूटन। भाई 10 इंटू 550 और ये 100, तो 150 न्यूटन, दिस इज आंसर। तो इस तरह से जब आपके पास कोई भी एक सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, ये है हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम का एक ये कंपोनेंट है, दूसरा ये कंपोनेंट है, इन दोनों के लिए हमें टेंशन फोर्स निकालना था, दोनों के लिए हमने निकाल लिया, फर्स्ट के लिए निकाल लिया, सेकंड के लिए निकाल लिया, और इनका FBD है वो ड्रा करके देख लिया, इसीलिए आपको FBD ड्रा करना बताया था। स्क्रीनशॉट लो। देखो ये सिस्टम आपके पास दिया गया है, और इसके लिए अब आपको क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन फोर्स इन बोथ स्ट्रिंग्स एंड दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे फोर्स आपको x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में निकालना पड़ेगा। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो F x डायरेक्शन में भी 0 होगा, नेट फोर्स x डायरेक्शन में भी 0, और y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, और z डायरेक्शन अगर होती तो उसमें भी नेट फोर्स 0 होता। F नेट 0 का मतलब हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, ये बात ध्यान से समझो। अब देखो इसके लिए फोर्सेस देखते हैं, ये 5 kg की बात हो रही है, ये एंगल आपको 37 दिया गया है, तो 5 kg के देखो यहाँ पे छाता कहाँ की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ, टेंशन फोर्स वर्क कर रहा होगा। इसको अगर ले लेते हैं T1, तो यहाँ से एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा T2, डेफिनेट सी बात है, ये दो फोर्स तो लग रहे होंगे ना। लेकिन T1 फोर्स जो इधर लग रहा है उसके क्या दो कंपोनेंट नहीं होंगे, ये ऐसे है ना, तो इसका एक कंपोनेंट तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ये बात समझो आप। इसका एक कंपोनेंट तो बिल्कुल ऐसे क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट कुछ इस तरह से होगा, इधर होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट जहाँ थीटा होता है वहाँ क्या हो जाता है, देखो T1 कोस थीटा, अरे वेक्टर इसीलिए तो पढ़ाया है पहले तुम्हें। देखो ये इधर क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा, साइन थीटा, समझ में आ रही है ना बात। इस पे T1 फोर्स उधर वर्क कर रहा है, पर T1 फोर्स टेढ़ी डायरेक्शन में है, x में भी है y में भी है, ये सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x में और एक, मतलब एक x में और एक y में, डेफिनेट सी बात है। अगर ये रस्सी इधर बंधी होती तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाता है, एक ऊपर की तरफ हो जाता, पर इधर बंधी है तो -x में होगी, समझ गए तुम। अच्छा अब देखो, अब बात यह है कि इसके वेट के बराबर फोर्स नीचे भी वर्क कर रहा होगा, तो वो जो फोर्स है उसको हम क्या लें भाई, वो इसका मास इंटू ग्रेविटेशन। ये फोर्स नीचे भी वर्क कर रहा है, ये फोर्स नीचे भी वर्क कर रहा है। हम इसका FBD बनाएंगे, ठीक है, बनाते हैं। देखो तो इसका FBD बनाने के लिए हमारा मास हमने लिया बीच में, और हमारे मास को हम क्या लेंगे, बिल्कुल हम लेंगे एक पॉइंट, ठीक है, ये हमने एक पॉइंट लिया। इसमें नीचे की तरफ जो वर्क कर रहा है फोर्स, इसका मास कितना है 5, और ग्रेविटेशन है वो हो जाएगा 5g, ठीक है 5g, तो g की वैल्यू 10 ले लेंगे बाद में। ऊपर की तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा है T1 कोस थीटा, ऊपर की तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा है T1 कोस 37 डिग्री। अरे भाई ये अगर 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा, ठीक है। अच्छा अब इस डायरेक्शन में एक फोर्स कर रहा है, देखो T2, यहाँ पे लगा देते हैं। इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स वर्क कर रहा है T2, और इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स वर्क कर रहा है T1 साइन थीटा, कर रहा है T1 साइन थीटा। तो ये हमने लिखा T1 और साइन 37 डिग्री, समझ में आ रही है बात, T1 साइन 37 डिग्री। भाई ये हमने बनाया इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा पॉइंट है, इसमें एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। अच्छा एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ। अरे जो है वो बना दिया है बस। अब हम निकालेंगे T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो T2 T1 साइन 37 के बराबर होगा, तो रख देते हैं। देखो तो पहली चीज़ T2 इक्वल्स टू T1 साइन 37। अब ये साइन 37 वाला तो फेमस सा ट्राइंगल है, याद कर लो भाई। यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें अगर ये एंगल हमारा 37 है तो इसके सामने वाला 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5। इसमें साइन थीटा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर हमारा ये है, हाइपोटेनियस ये है 5, तो 3/5। तो ये है, इसको हम लिखेंगे T1 इंटू 3/5, T1 इंटू 3/5। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास T2 आ गया। पर T1 की वैल्यू अभी है नहीं, तो उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। T1 की वैल्यू तो भाई है नहीं ना हमारे पास। तो देखो अब T2 किसके बराबर होगा, देखो ये T1 cos 37, अच्छा T2 है कहाँ, ये हमारा T2 है, अच्छा ठीक है। T1 cos 37 बराबर होगा 5G के। भाई कंडीशन तो इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स तो 0 होना पड़ेगा। अच्छा कहाँ रखें इसको, यहीं रखते हैं दूसरा। तो T1 cos 37 बराबर होगा किसके, 5G के। अच्छा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से T1 और कोस निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5। तो T1 इंटू 4/5, अच्छा बराबर होगा किसके, 5 इंटू ग्रेविटेशन की वैल्यू है 10। तो T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 5 उधर जाएगा 25, ठीक है। तो 25 ये आ जाएगा, देखो इसको यार सोल्व कर लेना तुम, देखो ये 5 उधर जाएगा 25, तो 250 हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 4। तो T1 क्या आ गया, T1 आ गया हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ T1 के लिए, मतलब न्यूटन, इतने न्यूटन फोर्स है ना, इतने न्यूटन। अच्छा T2 निकालना है, तो T1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, तो आ जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है, आसान है। तो वो जो आएगा वो T1 होगा, मतलब वो T2 होगा, और ये T1 आ गया। तो दोनों फोर्स हमने निकाल लिए, ठीक है। तो ये है सिंपल कि इस तरह से आप टेंशन फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सिस्टम में FBD डायग्राम को ड्रा करके, चाहे आपके पास X, Y, Z कितनी भी डायरेक्शन में क्यों ना दिया गया हो। स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन है, देखो सेम आपको टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है, ये सिस्टम दिया गया है। देखो एक यहाँ पे स्ट्रिंग इधर से आ रही है, एक स्ट्रिंग इधर से आ रही है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ छतरी खोल दो, अम्ब्रेला ऊपर की तरफ। इधर की तरफ अगर ये T1 ले लिया आपने, तो ऊपर की तरफ एक बार और खोल दो, ये हो गया T2। और एक इस पे नीचे की तरफ वर्क कर ही रहा होगा √2G, ये फोर्स तो वर्क कर ही रहा होगा ना नीचे इसके वेट के बराबर। भाई √2 किलोग्राम इसका वेट है, तो नीचे मतलब मास है, तो मास इंटू ग्रेविटेशन, ये 3 फोर्स इस पे वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, देखो फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है, जो कि √2 kg के बराबर है। हर मास को हम क्या लेंगे, एक पॉइंट की तरह से लेंगे। अब देखो इस पे एक फोर्स इधर वर्क कर रहा है T1, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो ऐसे ऊपर की तरफ और एक ऐसे इधर, समझ पा रहे हो ना। देखो तो यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा जो कि क्या होगा T1 cos थीटा, तो ये हो जाएगा T1 cos 60 डिग्री, भाई 60 एंगल दे रखा है। और ऊपर की तरफ जो लग रहा होगा, वो क्या हो जाएगा T1 sin 60 डिग्री, ये डेफिनेट सी बात है। अच्छा अब देखो एक फोर्स इधर भी लग रहा है इस पे T2, तो ये हमारा पॉइंट है। अगर इधर फोर्स लग रहा है तो उसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, इसके भी 2 कंपोनेंट, एक ये और एक ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, ऐसे तो होगा ना, एक तो ऐसे ऊपर की तरफ और एक ऐसे। अच्छा तो ऊपर की तरफ होगा, उसको बाद में देखते हैं, पहले इधर जो है उसको देख लेते हैं। इधर जो है वो क्या होगा भाई 30 है, तो T2 cos 30, तो ये हम लिखेंगे T2 cos 30 डिग्री। ऊपर की तरफ जो लगेगा वो क्या लगेगा बताओ, ऊपर की तरफ जो लग रहा होगा वो क्या लगेगा T2 sin 30, मतलब इस डायरेक्शन में 2 लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, T1 sin 60 और T2 sin 30, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक लग रहा है। अच्छा डाउनवर्ड्स भी कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, √2G लग रहा है ना, तो ये हमने लिखा √2G। ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो गई है, समझ गए, ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो गई। ये सारे फोर्स हमने देख लिए जो इस पे लग रहे हैं, ठीक है। इधर के 2 कंपोनेंट निकाल लिए, इधर के भी 2 कंपोनेंट निकाल लिए। भाई T1 इधर था तो T1 के 2 कंपोनेंट, T2 इधर था तो T2 के 2 कंपोनेंट, नीचे ये 3 फोर्स काम कर रहे थे इस पे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, डेफिनेट सी बात है। तो पहला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 cos 30 डिग्री इक्वल होगा किसके, T1 cos
60 डिग्री के, T2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इक्वल्स टू T1 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या बच गया, T1 इक्वल्स टू आपके पास बच गया √3T2। अब ना हमारे पास T1 है ना हमारे पास T2 है, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, पर कोई बात नहीं, यहाँ से दूसरे इसको कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगी अब बाकी की बात। तो इधर देखो दो फोर्स है और इधर एक फोर्स है, दोनों एक दूसरे के बराबर होने पड़ेंगे। ग्रेविटेशन को 10 ले लेंगे। देखो T1 sin 60, यहाँ पे क्या होगा T1 sin 60, ऊपर की तरफ एक और लग रहा है T2 sin 30, तो ये हमने लिखा प्लस T2 sin 30 और ये बराबर होंगे किसके, √2g के, तो ये हमने लिखा √2g। इसके बराबर तो होना पड़ेगा ना भाई, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में भी 0 आएगा और इसमें भी 0, इसमें 0 था इसलिए इन दोनों बराबर थे, इसमें 0 था इसलिए दोनों और ये एक बराबर है, इस दोनों के ऐड करके और ये एक बराबर होगा। अच्छा, तो T1 sin 60, T1 इंटू साइन 60 √3/2 प्लस T2 sin 30, तो T2 इंटू 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इक्वल्स टू √2g, तो मतलब यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, तो √2 इंटू 10, ग्रेविटेशन 10 है आपका। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम तो सेम आएगा 2, है ना, 2 इसका एलसीएम आएगा, तो 2 अगर इसका एलसीएम आया तो इसको 2 को देखो उधर उठा के फेंक देते हैं और ये आ जाएगा √3T1 प्लस ये आ जाएगा T2, समझ पा रहे हो ना, √3T1 प्लस T2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 उधर चला गया तो 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू, तो 20√2 ये आया होगा ना भाई, √3T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 20√2। अब T1 की वैल्यू हमारे पास है, देखो T1 की वैल्यू ये है √3T2, तो इसको रख देते हैं, और आगे करेंगे। देखो यहाँ तो देखो √3T1 की वैल्यू क्या है, √3T2, तो √3 इंटू √3T2 भाई ये आएगा ना, √3T1 है तो √3T2 इसकी वैल्यू है, तो √3 तो एक और √3T2 दूसरा T1 के लिए प्लस T2 प्लस, देखो आगे कुछ है क्या, T1 ये हमने वैल्यू रख दी, प्लस T2 हमने रख दिया, प्लस T2 है ना, प्लस T2, ठीक है। और इक्वल के किसके है 20√2, तो इक्वल किसके है 20√2। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√T2 आ जाएगा, 3T2 और प्लस T2 कितने हो जाएंगे, 4T2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20√2 और यहाँ से T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो T2 की वैल्यू आ जाएगी 4 नीचे जाएगा तो 5√2, ये आ जाएगा 5√2। ये हमारे पास टेंशन फोर्स T2 की वैल्यू आ गई। दिस इज आंसर। लेकिन आंसर कहाँ, T2 तो हमने निकाल लिया, T1 भी तो निकालना है, टेंशन फोर्स तो दोनों निकालने हैं ना, टेंशन फोर्स इन बोथ स्ट्रिंग दोनों में निकालने हैं, इसमें तो निकाल लिया, T1 निकालना है, तो T1 इक्वल्स टू √3T2 होता है, तो यहाँ पे T1 इक्वल टू रख दो √3 इंटू 5√2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखोगे, देखो यहाँ से रख देता हूँ, T1 इक्वल्स टू √3 इंटू T2 की वैल्यू क्या आई है 5√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो यही वैल्यू आपके पास T1 की आ जाएगी, ठीक है। इसको फर्दर इनकी वैल्यूज़ को रख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इतने न्यूटन फोर्स तो ये आ गया, ये वाला T1, और इतने न्यूटन फोर्स आपका 5√2 न्यूटन ये आ गया है, ठीक है। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार आपको करवा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लो। तो ये क्वेश्चन है, देखो फाइंड मास ऑफ ए, आपको ए का मास फाइंड आउट करना है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है, इस 2 kg के लिए देखो एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, अगर इसको मान लिया जाए T1, चलो इसको T मान लेते हैं, एक ही बात है, इसको T मान लो, इसको मान लिया हमने T। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा, 2
जी। भाई मास इंटू ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अच्छा, अब इस दूसरे 2 kg मास के लिए देखो इंक्लाइंड प्लेन पे है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे है तो नीचे इस इधर यहाँ पे एक तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अब स्ट्रिंग तो सेम है, अभी के लिए रस्सी सेम है, रस्सी बदली नहीं है, तो स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पे भी जो टेंशन फोर्स है वो तो टी लग रहा होगा। और इस डायरेक्शन के अंदर एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? ग्रेविटेशन के लिए, उसकी बात करेंगे। भाई अगर ग्रेविटेशन यहाँ पे नीचे की तरफ इसके लिए लग रहा है 2g, अगर ये 2g लग रहा है, समझ पा रहे हो, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो ऐसे ऊपर की तरफ, एक तो ऐसे ऊपर की तरफ, और एक इधर की तरफ, समझ पा रहे हो ना? एक तो हॉरिजॉन्टल, एक तो ऐसे ये कंपोनेंट होगा, एक ये होगा, या इधर है तो एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये होगा। तो जो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा? mg sin थीटा। समझ पा रहे हो ना? भाई एक कंपोनेंट तो क्या होगा, एक कंपोनेंट तो ये होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। भाई ग्रेविटेशन तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा ना, ग्रेविटेशन तो ऐसे कर रहा होगा नीचे की तरफ काम, ग्रेविटेशन तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, ठीक है। mg मास इंटू ग्रेविटेशन, चलो एक बार m की वैल्यू बाद में पुट करेंगे इसमें। mg तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा ऐसे इसके परपेंडिकुलर, तो इसके 2 कंपोनेंट होने पड़ेंगे। एक तो क्या होगा, एक तो कंपोनेंट ये होगा बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पे एंगल थीटा होता है, हम जानते हैं यहाँ पे जो एंगल थीटा होता है। तो इस सिचुएशन के लिए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा, कोस थीटा, mg कोस थीटा। और एक इधर होगा जो होगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। यहाँ की तरफ भी इसका एक कंपोनेंट है वो काम कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में भी। ग्रेविटेशन के 2 कंपोनेंट होंगे, ध्यान रहे। ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट तो भैया ऐसे लग रहा है, एक कंपोनेंट ये और एक ये, देख पा रहे हो ना? ये ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, तो इधर हो गया mg कोस थीटा, एक हो गया mg साइन थीटा। समझ पा रहे हो? 2 कंपोनेंट इसके। अच्छा यहाँ देखो स्ट्रिंग चेंज हो गई, रस्सी चेंज हो गई। जैसे ही रस्सी चेंज हुई टेंशन भी चेंज, यहाँ पे इसको T1 ले लो, टेंशन भी चेंज। भाई यहाँ पे रस्सी और थी, यहाँ पे रस्सी बीच में से कटी, कटने के बाद दोबारा लगी। रेड कलर को देख के कंफ्यूज मत होना कि सर रस्सी तो रेड कलर की है। देखो अब यहाँ पे T1 और यहाँ से वापस आओगे तो यहाँ की तरफ भी क्या लग रहा होगा, रस्सी सेम है तो T1 लग रहा होगा, ठीक है। पुली के ऊपर से रस्सी आ रही है, कट के नहीं आ रही है, तो T1। और इसके ऊपर भी नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, ma। भाई यहाँ पे A के लिए क्या लग रहा होगा, मास ऑफ A इंटू में ग्रेविटेशन, ये लग रहा होगा ना mg, यहाँ पे भी लगेगा। तो हमें इसका मास निकालना है, ठीक है। और ये तब आ सकता है जब T1 फाइंड आउट कर लें अगर हम। तो यहाँ से देखो T की वैल्यू तो सीधा सीधा आपके पास यहीं से आ जाएगी। देखो T इक्वल्स टू, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो T इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, मतलब 2 ग्राम। तो देखो T इंटू, देखो T इक्वल्स टू 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। T की वैल्यू तो यहीं से आ गई, ख़त्म। भाई ये और ये दोनों फोर्स बराबर हैं 2 kg के लिए, ये और ये दोनों फोर्स बराबर है ना, सिंपल। ये वैल्यू तो आ गई आपकी, ये इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, तो इसकी अगर 2 kg की बात करोगे तो 2 kg के ऊपर जो टेंशन, जो T की वैल्यू आई है, टेंशन फोर्स 20 न्यूटन होगा ना, है ना। अब इसकी बात करो 2 kg जब कहाँ पे है, इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे, ये तो पहले के लिए हमने कर दिया, यहाँ पे दूसरा ऑन मास 2 kg ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो जो मास आपने इंक्लाइंड पे रखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके ऊपर तो भाई बहुत फोर्स वर्क कर रहे हैं ना। यहाँ पे नीचे की तरफ कर रहा है mg कोस थीटा, यहाँ पे कर रहा है mg साइन थीटा, उधर T1, इधर T, है ना, बहुत फोर्स वर्क कर रहे हैं। पर मुझे उस सब से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मुझे तो T1 की वैल्यू निकालनी है। अगर T1 आ जाएगा तो मेरा ये मास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे T1 चाहिए। T1 कैसे आएगा? देखो यहाँ पे T1 जो है, भाई उस डायरेक्शन के और इस डायरेक्शन के फोर्सों को कंपेयर कर दो। एफ नेट तो यहाँ भी 0 होना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये हो गया आपका T1, और T1 मैं बराबर रखता हूँ किसके, इधर तो एक ही फोर्स लग रहा है T1, इस साइड में एक तो T लग रहा है, तो ये मैंने लिखा T प्लस एक लग रहा है mg साइन थीटा, ये और लग रहा है mg साइन थीटा। मुझे देख के बताओ क्या कोई और फोर्स लग रहा है?
उधर तो लग रहा है T1, उसको मैंने रख दिया। इधर जो लग रहा है ये दोनों बराबर होने ही पड़ेंगे क्योंकि एफ नेट 0 है, कंडीशन इक्विलिब्रियम है। इधर के फोर्सों को मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा, मुझे चाहिए ही नहीं है ये वाला, मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए भाई, मुझे तो ये चाहिए बस, मेरा T1 आ जाएगा इसी से। T की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 20, रख दो 20 प्लस mg साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ये कहाँ से ले आए सर, ये क्या बवाल है? अरे देखो ये रहा यार, जितना ये एंगल होता है उतना ये एंगल होता है, तो थीटा ये है तो mg कोस थीटा, mg साइन थीटा, तो mg साइन 30 तो होगा ना। अगर थीटा यहाँ पे 30 है, देखो जी सेम एंगल होते हैं ये दोनों, है ना। तो यहाँ पे 20 प्लस mg मास कितना था इसका, मास देखो 2 kg था, तो 2 इंटू ग्रेविटेशन है 10 और साइन 30 1/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट और बस 20 प्लस 10 30, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ चुकी है। बस अब क्या चाहिए हमें, अब कुछ नहीं चाहिए। देखो अब हमें चाहिए मास इंटू ग्रेविटेशन। अब तीसरे के लिए देखेंगे, तो देखो क्या यहाँ पे T1 बराबर होगा किसके, मास ऑफ ए और इंटू ग्रेविटेशन के, होना पड़ेगा इसको बराबर। ठीक है, T1 की वैल्यू हमारे पास आई है 30, भाई इक्विलिब्रियम इसके लिए भी तो है, एक फोर्स नीचे लग रहा है एक फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों बराबर होने पड़ेंगे। अच्छा तो ये 30 है और यहाँ पे इक्वल्स टू एम ए हमें चाहिए, मास ऑफ ए तो हमें चाहिए, ग्रेविटेशन हमारा है 10, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ से 10 से 10 3 आ जाएगा ना, तो ये मास ऑफ ए हमारे पास आ गया है 3 किलोग्राम, 3 kg। ये हमारे पास आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मान के चलो आप, कुछ नहीं है और इस क्वेश्चन में, बस आप इस इंक्लाइंड प्लेन को देख के कंफ्यूज हो रहे हो। भाई ये हमारा पॉइंट है, इसका ग्रेविटेशन का एक कंपोनेंट इधर है एक कंपोनेंट इधर है, T1 तो उधर होना ही है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। हमने T1 को इन दोनों फोर्स से, T से और इससे कंपेयर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने आंसर फाइंड आउट किया है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में राइट डाउन करो, मैं क्लियर करूंगा, स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने समझा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ जब भी लगेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ही लगेगा, ये हम समझ चुके हैं। बहुत सारे बढ़िया हमने क्वेश्चंस करे हैं, कंसेप्ट को हमने समझ लिया है कि कैसे टेंशन फोर्स निकाला जाता है, कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, सारी बेसिक चीज़ें हैं वो हमने क्लियर करी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेमीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।